नमस्कार। साहित्यिकी के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में आज हमारी परिचर्चा का विषय है शब्दों में ढलते अंतस के उद्गार। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कवियत्री श्रुति वत्स और गीतकार अनूप डोभाल। श्रुति और अनूप जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। आप दोनों लंबे समय से सृजनरत हैं, पढ़ते रहे हैं, लिखते रहे हैं, लेकिन साहित्य जगत में एक नई पहचान आपकी उभरी है इस दरमियान। बातचीत की शुरुआत श्रुति मैं आपसे करता हूँ और आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अंतस से कोई कविता कैसे फूटती है, क्या प्रणोदन होते हैं कि एक कविता आपके सामने आ जाती है। और इसी से जुड़ा ये सवाल भी कि क्या केवल वेदना ही कविता को पनपाती है या कहीं उल्लास में भी कोई कविता उभरती है? आपकी टिप्पणी। सर, पहले जैसे आपके सवाल का पहला वाला भाग है कि ऐसा क्या घटित होता है कि कविता फट पड़ती है जी। तो अगर मैं इस पे कहूँ, जैसे मनुष्य का जन्म होता है, हम लोग सभ्यता के आवरणों में छुपते चले जाते हैं जी। तो जो हम हैं वो कहीं ना कहीं हम छुपे हुए हैं जी। वो छुपने की प्रक्रिया इतनी दीर्घ है कि वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्या बात। और जैसे ही कोई बिंदु उस हमारी छुपी हुई पहचान को हमसे रूबरू करा देता है जी। या जिसको हम कहें कि मैं मुझसे टकरा जाती हूँ जिस क्षण, तो उस क्षण उसका प्रकटीकरण हो जाता है। उस प्रकटीकरण को हम जो प्रतीत कर पाते हैं कि कविता उस क्षण में फूटी है, नहीं, वो केवल उसका प्रकटीकरण है। वो एक बहुत दीर्घ प्रक्रिया है जो अनंत काल से चली आ रही है। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। और इसी से जुड़ा श्रुति मेरा दूसरा सवाल ये भी था, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं, अनूप डोभाल मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, कि कविता में विषाद, वेदना, विरह यही ज़्यादा आते हैं। कभी आपको लगता है कि उल्लास से भी कोई कविता फूटती है? सर, जैसे उल्लास या वेदना की बात करें तो संचारी भाव अगर मैं इनको कहूँ तो वेदना मनुष्य के अंदर सबसे ज़्यादा है। क्यों? वही जो मैंने कहा कि क्योंकि हम अपने आप को पाना चाहते हैं। एक अधूरापन हमारे साथ नित्य है, एक खालीपन, एक अधूरापन, या जिसको कहें अध्यात्म की भाषा में हम पूर्ण होना चाहते हैं। उस पूर्णता के पीछे हम भाग रहे हैं, तो वो वेदना है मुख्य जो है। और उस वेदना से क्या है कि हम अपने अंतस की गहराई में जा पाते हैं। तो मुझे जो लगता है कि हाँ, वेदना एक मुख्य भाव रहता है कविता के आने का, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये भी चीज़ आ जाएगी कि कविता हम कह किसको रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो हाँ, उल्लास से भी कविताएं आती हैं। क्यों? कविता को अगर मैं कहूँ कि भावों का आवेग है, तो उल्लास में भी भावों का आवेग आता है, लेकिन मुझे लगता है वो शायद ऊपरी स्तर पे आ जाएगा और वो छलक जाएगा जी। वेदना वाला जो होगा वो शायद कहीं बहुत गहरे बैठा हुआ है, बहुत गहरी सामने आता है। बहुत गहरी बात आप कह रहे हैं श्रुति। कविता को इस तरह से समझना भी अपने आप में एक नया अनुभव है। जो आपने कहा कि एक आवरण के से बाहर निकलकर जब हम खुद से ही टकराते हैं तो कविता का जन्म होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन आपका है। अनूप डोभाल जी, अब मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि आपको बतौर गीतकार ही हमने साहित्य जगत में पहचाना है। गीत ही आप क्यों लिखते हैं, किसी दूसरी विधा में क्यों नहीं हाथ आजमाते? पहला सवाल तो यही है आपसे। दरअसल क्या है कि जब मैंने गीत लिखने शुरू किए जी, तो जब मैंने गीत लिखे और उसकी धुन भी बनाई जी, तो विचार आया कि क्यों ना इसका एक अच्छा संगीत भी बनाया जाए और इसको संगीत के साथ ही प्रस्तुत किया जाए जी। तो इसी विचार से 2021 में मैं देहरादून में ही एक स्टूडियो ऑक्टेव हैं जी, तो उनसे मिला जी, और तब मेरा एक पहला जो है पैट्रियोटिक सॉन्ग था जी, तो उसके संबंध में उनसे मिला और बहुत ही सुंदर वो उन्होंने संगीत उसका बनाया जी। और फिर हमने एक ट्रेंड सिंगर से उसको मतलब वो गाया भी, तो बहुत ही वो चर्चित रहा, गीत बहुत बढ़िया रहा। उस गीत तो की कोई अंतरा
कोई मुखड़ा आपको याद है? जी। जरूर। तो जरूर। वो जो गीत शुरुआत था, वहीं वो से हाँ, करते हैं। जी एक जी जी। वातावरण भी संगीत तो वो एक हर आदमी के अंदर देश प्रेम होता है जी। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके प्रति भी हमारा प्यार भी है और आभार भी है, कृतज्ञ भी हैं उनके हम। जी तो उसी से प्रेरित होकर मैंने एक गीत लिखा था, जी आज़ादी का जश्न। जी। तो वो थोड़ा सा मैं, अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा गा देता हूँ। हम तो, हमारे दर्शक भी चाहेंगे और हमारा भी जी, अनुरोध जी। है कि आप जरूर। तो गीत कुछ ऐसे था, आओ मिलजुल कर, आओ मिलजुल कर खुशियाँ मनाए हम, क्या बात। भारत की आज़ादी का जश्न मनाए हम। बहुत अच्छा। आओ सब मिलकर, आओ सब मिलकर खुशियाँ बांटे हम, स्वतंत्रता दिवस का हर्ष मनाए हम, देश के अमर शहीदों का गुणगान करें हम, बहुत अच्छा। आज़ादी के योद्धाओं को नमन कर ले हम, हो स्वतंत्रता दिवस का हर्ष मनाए हम, देश पे मर मिटने की कसमें खाए हम। तो इसका जो है जी, ये बहुत जब सुंदर, गीत को लेके, हाँ जी। मैं थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। जी। तो गीत को लेके जब मैं स्टूडियो ऑक्टेव गया और मनदीप सिंह जी को मैंने ये जब गीत गा के सुनाया, जी तो वो भी बड़े इसमें बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत ही अच्छा है। तो उन्होंने बड़ी लगन से इसका संगीत तैयार किया और फिर हमने ये रिलीज़ किया 13 अगस्त 2021 को। जी। तो इतना पॉपुलर हुआ कि ये मतलब देश विदेश से भी इसमें कई मैसेजेस आए और कई जो जानने वाले थे प्रतिक्रिया जिन्होंने भेजा, जी। तो उनके पास मैसेज आया, तो बड़ा ये सराहना मिली। तो आपने गीत ही लिखे हैं या कुछ और विधा में कविताएं भी लिखी हैं? हाँ, मैंने इससे पहले 2019 में मेरा एक कविता संग्रह आया था, अंतर्मन की आवाज़। बहुत अच्छा। तो उसमें भी कुछ कविताएं जिन लोगों ने मतलब की हैं तो कुछ सराहना मिली, लेकिन वो चूँकि उस दृष्टि से सर्कुलेट नहीं हुई, मतलब जितना कि मतलब ये प्रिंट मीडिया की वजह से, और इसको क्या ये कहना चाहिए मास मीडिया हाँ, इसके इस वजह से यूट्यूब चैनल की वजह से पॉपुलर हुआ। जी। और उसके बाद 2021 में मेरी एक और कविता संग्रह आया था, मन का पंछी। जी। तो वो भी आया है। तो गीत और ये कविताएं, तो ये अनवरत जारी हैं दोनों विषय पे। बहुत अच्छी बात है। हम अब ये समझे हैं आपकी बातचीत से कि शुरुआत आपने कविता से की और उसके बाद आप गीत की तरफ आए। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा इसी से रिलेटेड और है, लेकिन उससे पहले मैं श्रुति के पास इस इच्छा के साथ जा रहा हूँ कि एक कवितामय वातावरण बना है अनूप जी की इस शानदार उसके गीत के बाद। कोई ऐसी कविता जिसको आप समझते हो कि आपके अंतस के बहुत करीब है, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए पढ़ना चाहें तो वो छंदबद्ध भी हो सकती है, छंद मुक्त भी हो सकती है। ऐसे आपकी छंद मुक्त कविताएं जो हमने तमाम सोशल मीडिया और दूसरी जगह पढ़ी हैं, वो बहुत एक उद्वेलित करने वाली कविताएं हैं। तो बहरहाल अगर कोई कविता आप पढ़ना चाहें तो। एक छोटी सी कविता है जिसमें शायद उसी अपूर्णता की जिसकी अभी हमने बात करी थी, शायद थोड़ा सा मैं दिखा पाऊँ। जी। कितना कुछ बचा रह जाता है भाषा से इतर, लिपि से दूर, आकृतियों में अप्रकट, विचारों में अव्यक्त, किताबों की सीमा से बाहर, आकाश की भांति अपरिमेय, पृथ्वी सा अनिर्णित, हवा सा अदृश्य, कितना बच जाता है मृत्यु के बाद, परित्यक्त घरों में, जर्जर खूखरों में। जी, क्या बात है। बहुत सुंदर कविता। मैंने इसीलिए कहा कि आपका जो फ्री वर्स है, जो छंद मुक्त कविताएं हैं, वो खींचती हैं और एक बड़े दर्शन की तरफ हमको ले जाती हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जिस वक्तव्य से आपने बातचीत शुरू की थी उसी को एक तरह से ये प्रमाणित करती है ये कविता। श्रुति, क्या विषय हैं आपके लिखने के? कोई खास विषय हैं या समग्रता से जो मिल जाए उसी पर कविता लिखती हैं? सर, अगर मैं विषय की बात करूं तो मनुष्य के हृदय में यदि मैं कहूं तो जो मूल भाव होते हैं, वो मूल भाव कहीं ना कहीं संस्कृति, सभ्यता या हमारे जिम्मेदारियों के जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो विलुप्त होते जाते हैं। तो सृष्टि में जो भी है, जो आप देख पा रहे हैं या आप जो सुन पा रहे हैं या जिसकी अनुभूति आप कर पा रहे हैं,
जी। तो उसके माध्यम से आपका कौन सा मूल भाव उस समय उद्दीप्त होता है, क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। वो शायद कविता के रूप में आ जाता है। हाँ, तो हाँ। मतलब कोई अगर मैं इसको बांधना चाहूँ कि कोई एक विषय, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हाँ, अगर मैं भाव की बात करूँ तो भाव में मैं कह सकती हूँ कि एक प्रेम का एक भाव है, जिसमें कि वियोग भी हो सकता है, जिसमें कि संयोग भी हो सकता है। तो ये दोनों मुख्य उसमें रहते हैं भूमिका में। जी जी ये सवाल लेकर मैं आपके पास इसलिए आया था श्रुति, जी कि आपकी कविताओं में हमको दार्शनिक भाव ज़्यादा मिलता है। जी। तो कोई खास परिवेश होता है जो आपकी कविता को इस तरह का आकार देता है? परिवेश की भी क्या भूमिका होती है कविता के निर्माण में? हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल होती है। जो मैंने उद्दीपन की बात करी, जो परिवेश होता है वो आपके भाव को उद्दीप्त कर देता है। जैसे अभी सर ने गीत की बात करी कि वो गीत क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो म्यूजिक में आता है। तो संगीत का अगर परिवेश हम देखेंगे तो संगीत इनके गीत को उद्दीप्त कर देता है, तो वो भाव बहुत सरलता से किसी भी प्राणी मात्र के समक्ष जा सकता है। तो उद्दीपक का के उसमें परिवेश काम करता है। क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही कि एक जो संगीतमय वातावरण होता है, एक परिवेश होता है, वो भी कविता की धार को बदलता है। पर अनूप डोभाल जी, जब आप अपने गीत को गा रहे थे तब भी ये सवाल मेरे मन में आ रहा था, और अब मैं उसी सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ कि जब एक संगीत का जानकार, सुर का जानकार गीत लिखता है तो वो गीत कुछ और होता है। क्या आपको लगता है कि जिसको सुर की जानकारी नहीं है, संगीत की जानकारी नहीं है, उसका गीत एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक गीत जो लिखने का है कि वो आपका एक विचार का, जो आपके अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं जी, और जो आप व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप कविता के माध्यम से भी कर सकते हैं, गीत के माध्यम से भी कर सकते हैं। जी। और आप गीत बिना संगीत के भी गा सकते हैं। तो वहाँ तो अब पूरी कोई आपको वो नहीं है जी। मतलब कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब आप संगीत के साथ उसको ले जाते हैं तो वहाँ जरूर वो मेट्रोनोम और कई संगीत की जो थोड़ी विधाएं होती हैं, तो उसके हिसाब से आपको कई बार शब्दों का चयन, राइम को थोड़ा सा उसके हिसाब से ढालना पड़ता है। अच्छा। तो मुझे भी जब शुरू में, चूँकि मैं कोई मेरे पास म्यूजिक बजाना है कुछ, मुझे उस तरह का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा चूँकि गायकी का भी थोड़ा सा शौक़ रखता हूँ, तो थोड़ा सा संगीत का, मतलब ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा जी, अक्षर ज्ञान बोल लीजिए जी। तो उतना था। तो उसी वजह से शुरू में मुझे लगा, लेकिन बाद में मैंने जब गीत इन सब के मतलब गीत को म्यूजिक के साथ जब कैसे ढालना है, कैसे करना है, तो म्यूजिशियंस के साथ बैठा तो वो धीरे धीरे अनुभव से वो चीज़ें थोड़ा सा आ जाती हैं। जी। तो लेकिन दिमाग में संगीत की तरंगे और धुन की तरंगे चलती रहती हैं जी। तो उनकी उद्दीप्ति होती रहती है। इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास दोनों विधाएं हैं, संगीत में भी आप पारंगत हैं और गीत भी आप लिख रहे हैं। लेकिन डोभाल जी, क्या आपको नहीं लगता, मैं श्रुति के पास आऊँ उससे पहले मैं आपसे ये जान लूँ कि अगर एक संगीत की धुन का पीछा करते हुए आप गीत लिख रहे हैं तो आपके भाव बाधित हो जाएंगे, ऐसा लगता है? कभी आपको महसूस हुआ? कभी कभी ऐसा है, लेकिन देखिए आपको पहले क्या है कि आपके अंदर आप किस चीज़ को कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये है, कोई कवि है, लेखक है, गीतकार है, तो वो एक हर चीज़ से ना भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है जी। चाहे उसने नदी को देखा तो उसके अंदर अलग भाव आएंगे। बिल्कुल। कोई अगर दुखी व्यक्ति है तो अलग भाव आएंगे जी। तो उसी तरह से कविता भी लिख सकता है, फिर उसको लगता है कि उसके कहीं कोई गीत निकल सकता है तो वो गीत भी निकाल देता है, उसमें आ जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपके कुछ भाव गीत में सही नहीं आ रहे तो आप कविता में भी उसको ढाल सकते हैं। ले सकते। तो गीत को फिर गीत के पैमाने के हिसाब से आप उसको लिखेंगे तो इस तरह से है जी। तो जैसे मैं एक छोटी सी कविता मैंने उस वक्त लिखी थी जब वो कोरोना का वो था, और आपको याद होगा कोरोना काल में जी। तो मुझे अप्रैल 2020 की ऐसा बात रही होगी जी। कि जब घर से सुदूर मजदूर लोग अपना पलायन कर रहे थे जी। तो बड़ा व्यथित सी स्थिति थी हम सभी लोग
अपने जी, घरों जी, में सभी साक्षी सुरक्षित रहे थे और मजदूर अपना जो बेचारे व्यतीत थे, अपने घर जाने के मजबूर थे। जी। तो उस वक्त एक कविता प्रस्फुटित हुई थी कि मैं रात का अंधेरा हूँ। तो वो एक था बेबसी, मैंने उनकी एक लिखी थी कि मैं रात का अंधेरा हूँ, मेरी किस्मत में उजाला नहीं। क्या बात है। 2 वक्त की रोटी को हूँ मोहताज, ये दुनिया करती है मुझे नज़रअंदाज। तो उस तरह से लंबी सी कविता एक लिखी थी। जी। तो वो भाव प्रकट होते हैं। और ऐसी अगर आपका संगीत के प्रति भी अगर रुझान है और थोड़ा सा समझ है तो गीत भी प्रकट होते हैं। जी, मैं आपकी बातचीत से ये समझा हूँ डोभाल जी कि मोटा माटी आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको संगीत की, सुर की समझ है तो आपकी कविता में भी एक गेयता आएगी, एक प्रभाव उसका उस तरह का बनेगा। सर जी, मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूँगी। शायद आपका सवाल जो था कि क्या बाधाएं आएंगी अगर हम उसको किसी फ्रेम में पिरो देंगे। जी, है तो सर बिल्कुल सीमाएं कुछ भी हों, वो अदृश्य हों कि दृश्य हों, वो बिल्कुल हमें बांधती हैं। तो अगर मुझे पता है कि मुझे इस धुन के साथ करना है तो कहीं ना कहीं मैं शब्दों को उसमें फिट करूँगी, ना कि अपने भाव को। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसी का एक दूसरा पक्ष यदि मैं देखूं तो उन्हीं सीमाओं की वजह से उसकी आइडेंटिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि वो सीमाएं नहीं होंगी तो वो शायद वो संगीत नहीं होगा या वो गीत नहीं होगा। बिल्कुल। तो दोनों की अपनी अपनी वो है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अगर हम किसी भी चीज़ को सीमा के दायरों में बांध देंगे तो बाधाएं तो बहुत सही आपने जो हस्तक्षेप किया बहुत सही है, जवाब है। और मैं डोभाल जी थोड़ा सा श्रुति की बात में इतना और जोड़ दूं कि संगीत, आप ही कुछ देर पहले कह रहे थे कि गीत आपके खासे चर्चित हुए हैं, कविता संग्रह 2 आए, लेकिन उस तुलना में वो तो गीत को ये जो महत्व दिया, ये जो प्रसार दिया, ये उस संगीत ने ही दिया। तो ठीक है, उसकी कुछ सीमाएं हैं तो कुछ लाभ भी हैं। श्रुति, एक कविता जब जन्म लेती है, क्योंकि आप तो बहुत डेप्थ में उतर के बहुत गहराई में जाकर कविताएं लिखती हैं, तो क्या अनुभव होता है एक कवि को, कैसा अनुभव होता है जब एक कविता फर्ज कीजिए कि आपको लगा कि जो आप चाह रही थी, जो अंतस में उमड़ घुमड़ रहा था, वो शब्दों में आ गया, तो क्या अनुभव होता है? और कई बार ये भी होता है कि आप चाहती हैं कुछ व्यक्त करना और वो पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता, तब क्या अनुभव होता है एक कवि का? इसमें अगर मैं पहली बात पे बात करूं तो मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, प्रतिपल प्रत्येक मनुष्य के चलता है। उसमें अंतर आता है कि कोई उस अंतर्द्वंद से कितना टकरा रहा है, कितना आपस में वो अपने आप को देखता है। संवेदनशीलता हर किसी के पास है, लेकिन उसके भी कई सारी चीज़ें हो जाएंगी कि आप अपने आप को उस चीज़ को पहचानने के लिए कितना वक्त दे रहे हैं। तो वो जो उमड़ना घुमड़ना छटपटाहट है, द्वंद है, वो एक जैसे एक गिलास है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, वो हम हैं अभी, लेकिन उसमें शायद बाहर से थोड़ा सा और पानी डाल दिया जाए तो वो ओवरफ्लो करेगा। तो वही ओवरफ्लो वाला मोमेंट होता है जब आप कुछ सृजन करते हैं। क्या बात। यानी कि अगर मैं कविता के उसमें कहूँ तो आपकी कविता आती है। अब कविता वो किस रूप में आई, उस समय आवेग होता है। आप शब्द, क्योंकि शायद आप उस समय किसी को कह नहीं पा रहे होते हैं, आप अकेले होते हैं और आपको अपने आप को खाली करना है उस समय, तो आप कुछ शब्द लिखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो शब्द शायद उससे भी बहुत बेहतर तरीके से बाहर आ पाते हैं जितना आप महसूस कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि आप शायद जो कहना चाहते थे वो उन शब्दों के माध्यम से आप कह नहीं पाए, तो वो भी एक सीमा ही है जी। तो इसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद कवि की बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं होती है। कवि या जो भी कोई मनुष्य है, हम लोग किसी भी कला का माध्यम होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कविता लिखती हूँ तो शायद ये सेंटेंस अपने आप में गलत होगा। मैं कविता लिखती नहीं हूँ, मैं कविता का माध्यम हूँ। शायद प्रकृति ने कुछ उस समय पे ऐसा कोई मोमेंट रचा और उसका माध्यम मुझे बना दिया और मैंने उसको शब्दों में प्रकट कर दिया। बहुत बड़ी बात। और कभी ऐसा होता है कि हाँ, वो जब मैं शब्द देखती हूँ मुझे लगता है कि बहुत शायद मैं जो कहना चाहती थी वो कह पाई, तो एक बहुत खुशी होती है जी। क्योंकि वो लगता है कि शायद आपके अंदर से आई है, मतलब आपने उस चीज़ को रचा है या जन्म दिया है, एक भाव ऐसा आएगा तो निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लिखना चाहते हैं कि मैं इस उद्वेलना को मैं कैसे उड़ेलूं,
लेकिन आप उड़ेल नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कविताएं आधी रह जाती हैं, कभी कभी 1 लाइन की रह जाती है, कभी 2 लाइन की, मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो पूरी ही नहीं हो पाती है जी। तो वो भी एक फेज होता है। जी, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, जी। ये बड़ी बात है कि मतलब कविता भाव तो है, मैडम का ये कहना है कि भाव तो उत्पन्न है, हो रहे हैं, लेकिन शब्द विचारों की विचार नहीं उत्पन्न हो रहे कि क्या इसको किस तरह शब्दों में कैसे ढालें। शब्द आपको विचार वो, और हाँ, शब्दों का सामंजस्य नहीं बन सामंजस्य पा नहीं रहा है बैठता। शायद। नहीं बैठ पा रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, कवि के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब शायद कोई कवि आज तक नहीं दे पाया है, क्योंकि सभी को इस प्रक्रिया से गुजरना होता है। डोभाल जी, जब आप गीत और कविता की बात करते हैं और आप दोनों विधाओं में लिख रहे हैं, आप छंदबद्ध भी लिख रहे हैं, छंदमुक्त भी लिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ साहित्य को लेकर जिस तरह का एक सूखापन खासकर हिंदी पट्टी में इन दिनों देखा जा रहा है, अगर आप कविता को संगीत या गेयता या छंदबद्ध फॉर्मेट में दोबारा लाएं तो कविता और साहित्य समाज तक जाएगा, लगता है आपको? देखिए, इसमें ऐसा है कि समाज की रुचि भी अलग अलग समय में अलग अलग होती है जी और कई बार हमें समाज के अनुरूप भी लिखना पड़ता है। जी। और कवि हृदय जो होता है वो एक हर चीज़ से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, तो भावों के अनुरूप वो अपनी चीज़ें प्रकट करता है। जी। और अब ये होता है कि उसने जो लिखा है वो अगर सामने वाले को पसंद आता है तो वो उसी रूप में फिर उसको लिखता जाता है। जी। तो चाहे छंदबद्ध हो और दोहा के फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, या छंद मुक्त भी हो, लेकिन अगर वो अपने विचारों का प्रकटीकरण सुंदर भाव में सुंदर शब्दों के साथ कर रहा है तो वो उसका जो है सभी को सराहना मिलेगी। जी। तो उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। हाल में ही पाब्लो नेरूदा हमारे समय के बहुत महान कवि हुए हैं, उनको याद किया जा रहा था उनकी जन्मदिवस पर। तो पाब्लो नेरूदा का तो लगभग पूरी कविता, पूरा उनका कविता संसार ही छंदमुक्त कविताओं का है, लेकिन नेरूदा जिस बात को कहते हैं उस बात को दोबारा कोई उस अंदाज में नहीं कह पाया। तो ये आपने ठीक कहा कि छंदबद्ध हो या छंदमुक्त हो, लेकिन श्रुति जी। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अमूमन बतौर पाठक मैंने आपकी छंदमुक्त कविताएं ही पढ़ी हैं, क्या आप छंदबद्ध कविताएं भी लिखती हैं? और अगर लिखती हैं तो क्या उसका कोई सैंपल, उसका कोई नमूना आप प्रस्तुत कर सकती हैं? जी बिल्कुल। मैं लिखती हूँ मतलब, लेकिन छंदबद्ध कविताएं बहुत कम लिखती हूँ मैं। मुझे लगता है कि मैं उसमें बंध जाती हूँ और मुझे बंदगी रहना पसंद नहीं होता है। बड़ी बात है, वही मैं सवाल डोभाल जी के पास लेके आया। क्योंकि मुझे लगता है कि कविता जो है एक आपको मुक्त हृदय देती है, और जब आप उसकी मुक्ति को ही बाधित कर रहे हैं तो शायद उसका थोड़ा सा मतलब बदल जाता है। सर, मैं इसमें इजाज़त चाहूँगी, अगर मैं पहले वाले सवाल में थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहती हूँ। ज़रूर ज़रूर। सर, आपने बोला कि साहित्य के प्रति इतनी जो बेरुखी है कि ऐसा क्यों है, क्या उसमें यदि गेयता आएगी या कुछ इस तरह की चीज़ें लाएं तो क्या उसकी लोकप्रियता बढ़ पाएगी? तो मुझे लगता है कि सर शायद हम कहीं ना कहीं एक चीज़ आज के समय को नहीं देख पा रहे हैं कि आज का समय फास्ट फूड का समय है, जिसमें कि हर चीज़ आपको फास्ट चाहिए होती है। तो हम अगर ये अपेक्षा करें कि बहुत गहरे साहित्य को आपकी 100% जनता पढ़ेगी, तो ऐसा शायद आज के टाइम में संभव नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि बहुत सरल तरीके से पाठकों के या पब्लिक के सामने वो चीज़ प्रस्तुत करनी होगी। इसमें मैं एक सर जोड़ना चाहूँगी कि जैसे आज के टाइम में यदि कुमार विश्वास सर हैं, हम भले ही उनको नकारते रहें कि कोई कहेगा कि वो कवि नहीं है या जो भी नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदी कविता को उन्होंने लोकप्रियता तक पहुंचाया है। बिल्कुल पहुंचाया है। आज की पीढ़ी उनकी वजह से हिंदी कविता को जानने लगी है। बहुत बड़ी बात। तो शायद हमें उस स्वीकारोक्ति को भी अपनाना होगा, कि मतलब उस स्वीकार्यता में जाना होगा कि ये रूप भी होना चाहिए एक। अब आप जिस प्रसंग को आपने छेड़ दिया है श्रुति, उसमें मैं इस सवाल को लेकर इसलिए आया था कि ये बहस लगातार चलती रही है कि कविता को छंद मुक्त होना चाहिए, फ्री वर्स होना चाहिए, या उसको छंदबद्ध होना चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो हमारे मंच के कवि हैं वो कम से कम कविता को जन सामान्य के बीच तो ले जाते हैं। छंद मुक्त कविता बहुत वैचारिक भी हो तो वो एक निश्चित परिधि में
सिमट के रह जाती है। श्रुति, आपके पास मैं एक नया सवाल लेकर आ रहा हूँ और बड़ा उद्वेलित करने वाला सवाल है। इससे पहले मैं डोभाल जी के पास इस सवाल के साथ जा रहा हूँ कि डोभाल जी, क्या जैसे अभी श्रुति कह रही थी, क्या कविता को ठीक ठाक आकर्षक ऑर्नामेंटल बनाकर जनता के बीच, श्रोताओं के बीच, पाठकों के बीच प्रस्तुत किया जाए? क्योंकि आप गीत भी लिखते हैं, तो क्या वास्तव में साहित्य फिर समाज के बीच वो जो पुराने दिन थे वो लौट सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, आजकल जो है ना डिजिटल वर्ल्ड है और जनता की जो रुचि है वो समय और उसके साथ बदलती रहती है जी। तो जैसा श्रुति जी ने कहा कि अब बहुत ही, अगर आज के टाइम में अगर हम चीज़ों को सरल शब्दों में अगर प्रस्तुत करेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्द या कुछ इस तरह के शब्द हमने उसमें डाले हैं तो जो हम भाव प्रकट करना चाह रहे हैं ना, तो जनता को, पब्लिक को, आम उसको वो उतनी तेज़ी से उनको समझ नहीं आएंगे। तो शायद वो कोई इतना समझने की कोशिश भी नहीं करेगा, तो वो उससे वंचित रह जाएगा जी। तो विचारों का प्रकटीकरण उसमें किस प्रकार से है, क्या भाव छुपे हैं, भाव महत्वपूर्ण है, तो वो समझ में आने चाहिए जी। तो जी। एक जैसे मैंने एक विषय था क्रोध जी। तो एक अनुमान क्रोध मतलब घर में हमें भी आता है, बच्चों को भी आता है, सभी को आता है जी। तो उससे दो चार होते रहते हैं। तो एक सरल शब्दों में चार पंक्तियां मैं अपनी कविता की मैंने गुनगुनाऊंगा जी, मतलब बोलूँगा जी। तो मैंने एक लिखा था बिल्कुल सरल शब्दों में कि बुद्धि विनाशक, मतलब क्रोध क्या है उसको मैंने परिभाषित किया था, शक्ति विनाशक, बुद्धि विनाशक। शक्ति विनाशक, बुद्धि विनाशक, क्रोध है अहंकार का उपासक। अच्छे बुरे का भेद न जाने, न पहचाने अपने और बेगाने। तर्क कुतर्क में उलझा रहता, समस्या का हल कभी न करता। बने काम को भी बिगाड़ देता, सबके मन को बेचैन कर देता। क्रोध जब जिसके सर आ जाए, बुद्धि भ्रष्ट तब उसकी कर जाए। मचे तांडव घोर उत्पात मचाए, क्रोध से प्रभु हम सबको बचाए। क्या बात। तो ऐसी ये थी कविता, सरल शब्दों में क्रोध को व्यक्त करते हुए हमने लिखी थी। क्या बात है। ये तो इसमें काफी जिसने भी सुनी तो वो थोड़ा सराहना मिली, तो हमें भी अच्छा लगा जी। नहीं, प्रेरणा मिली। आपकी कविता में ये जो एक राइम स्केल पर, एक मीटर पर जो आपकी कविताएं बनती हैं, तो वो किसी भी खासकर श्रोता को तो पहले बार में ही आकर्षित करती हैं। उनमें इतना वजन तो श्रुति, आपके पास में इससे पहले इस सवाल के थोड़ा विषयांतर हो गया था। मैंने कहा कि क्या कोई छंदबद्ध कविता है, अगर है तो आप उसका कोई नमूना प्रस्तुत कर पाएंगे? सर, मैंने इसमें प्रयास किया था। एक्चुअली जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा छंदबद्ध कविताएं भी लिखनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी मंच के इंसान हैं, तो वो ऐसा चाहेंगे। तो उनके कहने पे मैंने लिखी थी, मैं सुनाती हूँ सर संक्षेप में और जरा समय को देखते। जी। उसको भी तो ख्याल मेरा आता होगा कभी, यूं ही जब कभी हम नाम मेरा जाता होगा कोई। लर्जिश सी होठों पे लहर जाती तो होगी, लफ्ज जब जुबां पे मेरा लाता होगा कोई। बहुत अच्छा। उंगलियों में सिहरन सी कोई उठती तो होगी, तस्वीर मेरी जब दिखाता होगा कोई। आँखों में गुजरे लम्हे तैरते होंगे, एक दास्तां में जब उसे डुबाता होगा कोई। सुना है घर में है एक फर्जंद उसके जैसा, फर्जंद मतलब संतान जी। कुछ ऐसा ही किस्सा मेरा भी उसे सुनाता होगा कोई। दिल मेरा जो अजनबी सा फिरता है इन गलियों में, आवारा सा एक रास्ता घर उसके भी जाता होगा कोई जी। उसके नाम से है वाकिफ शहर में हर कोई, इतनी शोहरतें कैसे कमाता होगा कोई। क्या बात है। मुश्किल आज भी है नाम उसका लेना, मुश्किल आज भी है नाम उसका लेना, मोहब्बत कैसे दिल में छुपाता होगा कोई। बहुत तो सुंदर। मैंने सर प्रयास किया था एक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रुति, मैंने इसीलिए आपको कहा कि छंद मुक्त और छंदबद्ध एक साथ लिख पाना ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। ये शब्दों में ढलते अंतस के उद्गार, ये इतना विराट विषय है कि इस पर, क्योंकि पूरी शब्द यात्रा हमारी हजार सालों की, इसको उद्घाटित करना बहुत सीमित समय में बहुत मुश्किल काम है। बावजूद इसके आप दोनों ने जिस तरह से अपनी बातें यहाँ प्रस्तुत की, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी एक नई दृष्टि मिली होगी, खासकर कविता को लेकर। अनूप डोभाल जी और श्रुति वत्स,
आप दोनों साहित्यिकी के इस मंच पर आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका आभार। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।